दोस्तों नमस्कार। 1962 का युद्ध आप भूल तो नहीं गए? अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा ठोकना आप भूल तो नहीं गए? लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर लेना आप भूल तो नहीं गए? डोकलाम की घटना, डोकलाम के भीतर भारत के सैनिकों के शहीद होने की तारीख आप भूल तो नहीं गए हैं? आप भूल तो नहीं गए हैं इस दौर में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के साथ चीन किस तरीके से खुलकर खड़ा था? आप भूले ना भूलें, लेकिन लगता है इस दौर में बीजेपी सब कुछ भूल चुकी है। आरएसएस सब कुछ भूल चुका है। मौजूदा वक्त की सरकार सब कुछ भूल चुकी है, क्योंकि आज जिक्र कश्मीर के उस हिस्से का हो गया जिस हिस्से को भारत अपना मानता है। लेकिन चीन ने कहा यह जमीन हमारी है, हम यहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस वक्त चीन दावा कर रहा था कश्मीर की उस जमीन का जो भारत की है, लेकिन वो कहता है हमारी है, उससे चंद घंटों पहले चीन का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करता है। तकरीबन 1.5-2 घंटे यह बातचीत चलती है और उसके चंद घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजिंग में होती है जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता खुले तौर पर कहती है कि कश्मीर की जिस सक्षम वैली का जिक्र हो रहा है और जो सवाल पूछा जा रहा है और भारत की आपत्ति उस पर बतलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, वो जमीन हमारी है। बात इतनी ही नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों के बाद आज सुबह 11 बजे संघ के हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहां पर वही 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो चीन का है वो पहुंचता है और संघ में दूसरे नंबर के नेता दत्तात्रेय होसबोले के साथ चंद और स्वयंसेवकों की बैठक होती है। तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट तक चर्चा होती है और उसके बाद देश में हंगामा मच जाता है कि दरअसल चीन जो दावा कर रहा है उसके मतलब मायने क्या हैं। भारत के सेनाध्यक्ष सामने आते हैं, कहते हैं चीन गलत दावा कर रहा है। विदेश मंत्रालय सामने आता है, कहता है गलत दावा कर रहा है। लेकिन सवाल अनसुलझा सा रह जाता है। 1962 से लेकर डोकलाम और डोकलाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, अरुणाचल से लेकर लद्दाख और लद्दाख से लेकर कश्मीर की जमीन तक चीन आकर खड़ा हो रहा है, खुले तौर पर अपना दावा ठोक रहा है। तो फिर उस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कैसे हो सकती है जिस प्रतिनिधिमंडल में भारत में चीन के राजदूत की मौजूदगी हो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उपमंत्री जो कि दुनिया भर में घूमकर चीन के लिए एक माहौल बनाते हैं उनकी मौजूदगी हो, और उनके साथ ही जो दुनिया भर के देशों में जिस वक्त रोड एंड बेल्ट ऑपरेशन चीन चला रहा था उसमें से 2 सदस्य अक्सर उस बैठक में शामिल रहते थे, उनकी भी मौजूदगी इस दौर में। लेकिन बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में होती है, बैठक संघ के दफ्तर में जो दिल्ली का हेडक्वार्टर है वहां पर होती है, और इन सब के बीच तमाम बातें भारत की तरफ से दावे ठोके जाते हैं, लेकिन चीन कहता है बिल्कुल गलत। और इन सारी प्रक्रियाओं के भीतर चीन के साथ बढ़ते हुए रिश्ते जिस पायदान पर पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में जो नजारा सामने आने वाला है वह सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए जो बीजेपी हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई और उसके चंद घंटों के बाद बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने खुलकर कहा कश्मीर घाटी की वह सक्षम वैली हमारी है। भारत दावा कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो दोनों चीजों को एक साथ देखिए।
首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展和改善民生。中巴边界协定和中巴经济走廊不影响中方在克什米尔问题上的立场，中方在这个问题上的立场没有变化。जो तस्वीरें आपने देखी और जो बात आपने सुनी, दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया था। उस पत्रकार का कहना था कि जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी पर भारत दावा करता है और भारत कहता है कि दरअसल इस इलाके में चीन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकता है। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं वह चीन का है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र पर बुनियादी ढांचा निर्माण करना पूरे तरीके से जायज है। यहां एक क्षण के लिए यह याद कर लीजिए कि दरअसल यह भारतीय क्षेत्र है और भारत ने 1963 में युद्ध के ठीक बाद जब चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा समझौता हुआ, उसको भी मान्यता दी नहीं थी। भारत तथाकथित चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देता है, जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, और ये जो वैली है ये उसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसको काकोरम घाटी के तौर पर भी जाना जाता है और जिस पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा बना हुआ है। उसने उस जमीन को चीन को दिया और भारत ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन आज चीन ने फिर दोहरा दिया। यह भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बताई गई है और भारत ने बकायदा शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने के प्रयासों के खिलाफ चीन के साथ लगातार विरोध भी इससे पहले जताया है और खुले तौर पर कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार भी रखता है और उसे अभी सुरक्षित रखे हुए है। तब यहां पर सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्या इस दौर में भारत की विदेश नीति जो कल तक अमेरिका के साथ थी और अमेरिका ने इस दौर में जिस तरीके से 500% टैरिफ का जिक्र किया और कल रात ईरान के साथ कोई भी बिजनेस करेगा तो उसके खिलाफ 25% टैक्स लगाया जाएगा, इसका भी जिक्र किया। भारत के टैरिफ समझौते या कहें इकोनॉमिक डील इस वक्त अमेरिका के साथ हुई नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, उसके पहले यह टैरिफ के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ब्रिक्स देशों में ईरान भी शामिल है और भारत उन 3 महत्वपूर्ण देशों में है जो ईरान के साथ बिजनेस करता है, जिसमें चीन, रशिया और भारत है। बाकी भी चंद देश हैं, लेकिन भारत तीसरे नंबर पर आता है जहां पर वो ईरान के साथ व्यापार करता है। तो यहां पर अमेरिकी प्रतिबंध का असर जो ईरान पर लगाया गया वो भारत पर भी पड़ेगा। तो क्या यह भारत एक लिहाज से खुली डील इस दौर में चीन को दे रहा है? क्योंकि चीन के साथ बढ़ते हुए संबंध आर्थिक तौर पर भारत की निर्भरता पूरे तरीके से चीन पर डाल चुके हैं और आंकड़े देखकर और इस दौर की परिस्थितियों को देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले यह समझना होगा कि दरअसल बीजेपी या मौजूदा सरकार या आरएसएस क्या इस हकीकत को नहीं जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति का मतलब होता क्या है। और यह भी याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर स्वदेशी का जब राग अलापा था तो उस वक्त छोटी आंखों वाले मूर्ति का जिक्र किया था। उनका इशारा चीन की तरफ था, लेकिन बावजूद इसके इस दौर में क्या विदेश नीति और भारत की कूटनीति, अमेरिका दबाव डाले तो चीन के साथ हर दरवाजे को खोलने को तैयार है। और ऐसे मौके पर यह बैठकें हो रही है जिस मौके पर अगर चीन कश्मीर की जमीन पर दावा कर रहा है तो भारत के सेनाध्यक्ष ही हों
या विदेश मंत्रालय हो, दोनों खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, यह बिल्कुल सही नहीं है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. आप कह सकते हैं यह कैसी स्थिति है, क्योंकि एक तरफ आर्मी चीफ उमेश चतुर्वेदी खुले तौर पर कह रहे हैं कि चीन का दावा गलत है, भारत की वो जमीन है, विदेश मंत्रालय भी बतला रहा है। लेकिन क्या इन सब के बीच बीजेपी और संघ इस देश के हिस्सा नहीं है? क्योंकि बीजेपी के साथ बैठक के बाद चीन यह दावा करता और उसके बाद संघ हेडक्वार्टर में यह बैठक फिर से होती है। यह मैसेज क्या है? और खास तौर से उस दौर में, जिस दौर में भारत किस दिशा में जाएगा, इसको लेकर पूरी दुनिया में अभी भी एक उहापोह की स्थिति है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भारत की सरकार को लेकर अभी भी कोई बहुत भरोसा नहीं है और इसीलिए वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत इस दौर में अमेरिका के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, यह सब कुछ टैरिफ डील पर आकर टिक चुकी है। लेकिन इन परिस्थितियों से हटकर इस दौर में भारत ने कैसे यू टर्न लिया है, या कहें भारत ने अपनी विदेश नीति और कूटनीति को कैसे बदल दिया, यह शायद एक आजादी के बाद तमाम प्रधानमंत्रियों के कालखंड में ऐसी परिस्थिति कभी आई नहीं होगी। इस बात का जिक्र इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर याद कीजिए तो अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को यह कहकर चेताया था, आप कोई अल्टरनेटिव करेंसी लेकर नहीं आएंगे। भारत ने कहा था, हमने तो कभी अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र किया ही नहीं। चीन हालांकि कर रहा था, ब्राजील कर रहा था, रशिया ने भी उस दौर में खामोशी बरती। लेकिन नए तरीके से ब्रिक्स को लेकर सवाल अमेरिका के भीतर इस तरह से खड़ा हुआ जिसके केंद्र में भारत था, और अमेरिका के भीतर यह सवाल था, भारत क्या वाकई चीन और रशिया के करीब जा रहा है, या चीन रशिया ईरान के त्रिकोण के बीच भारत खड़ा है, तो भारत को अपने साथ लाया जाए। कल ही अमेरिकी राजदूत ने खुलकर कहा कि नहीं नहीं, भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिकी राष्ट्रपति 1-2 साल में भारत भी आएंगे, तमाम बातों का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मुश्किल सवाल तो यह है कि भारत ने हाल के दिनों में सिंदूर ऑपरेशन के वक्त चीन की भूमिका भारत के खिलाफ खुलकर देखी, और अरुणाचल लद्दाख से होते हुए अब जब कश्मीर का जिक्र हो रहा है, डोकलाम को भारत देख चुका है, तो उसके बावजूद भी भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? यह सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट है, या आने वाले वक्त में भारत की पूरी निर्भरता चीन के साथ खड़ी होगी? यह भी सवाल है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत एससीओ की बैठक को इससे पहले कभी महत्वपूर्ण नहीं मानता था, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। लेकिन 2025 में पहली बार हुआ कि 2024 में डोकलाम के बाद भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात रशिया में ब्रिक्स की बैठक में शी जिनपिंग से हुई, जिसके बाद सीमा पर टेंशन कम होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। लेकिन 2025 में एससीओ की बैठक में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीन जाते हैं, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर चीन जाते हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन जाते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन जाते हैं। चीन के विदेश मंत्री जरूर दिल्ली आते हैं, लेकिन पहला मौका आया कि 2025 में एससीओ की बैठक में ये चारों शख्स चीन गए, यानी भारत की मौजूदगी चीन के साथ कितनी प्रगाढ़ है यह खुलकर नजर आने लगी। और यहां यह समझना होगा कि 2026 में भारत ही ब्रिक्स की अगुवाई करेगा, जिसकी बैठक आज ही हुई। आज ही उस बैठक में
ब्रिक्स का वो लोगो जारी किया गया और उसमें बकायदा जयशंकर ने बतलाया कि इस दौर में दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उस मुश्किल हालात में भी भारत अगुवाई करेगा और भारत मैन टू मैन कांटेक्ट और कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट को लेकर ब्रिक्स देशों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम भी करेगा और इकोनॉमिकली यह किस तरीके से मजबूत हो जाए इस पर भी काम करेगा। यानी ध्यान दीजिए, जिस दौर में ब्रिक्स अमेरिका के निशाने पर है, जिस दौर में भारत की पूरी इकोनॉमिक परिस्थितियां अमेरिका के निशाने पर है, उस दौर में भारत चीन के साथ खड़ा है। चीन जिस हालातों में कश्मीर तक की जमीन का जिक्र कर रहा है उसमें सेना विरोध कर रही है, विदेश मंत्रालय विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी और संघ बातचीत कर रहा है। यहीं से यह सवाल शुरू होता है, क्या भारत की निर्भरता चीन पर इतनी ज्यादा है? यह निर्भरता कैसी है? इस डाटे को सुनकर, जो डाटा हम आपके सामने रखने वाले हैं, उसको सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे समझौते चीन के साथ। लेकिन उससे पहले हमें लगता है आज जब ब्रिक्स में भारत की अगुवाई 2026 में जो शुरू हो रही है उसमें लोगो जारी करते वक्त जयशंकर ने जो कहा, मौजूदा दुनिया की परिस्थिति में ब्रिक्स की मौजूदगी का मतलब क्या होगा, सुन लीजिए। The current global environment presents complex and interlinked challenges, geopolitical uncertainties, complicated economic landscapes, climate-related risks, technological changes, and persistent development gaps continue to affect countries across regions. In this context, BRICS remains an important forum that encourages dialogue and cooperation and practical responses, taking into account national priorities at different stages of development. यानी दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो पूरी की पूरी लकीर है इस दौर में उलझी हुई है। हर देश के सामने संकट है। कुछ ऐसा ही अंदेशा विदेश मंत्री जयशंकर जतला रहे हैं। तो क्या इसके आगे की सोच यह कहती है कि भारत की अपनी विदेश नीति अपनी जरूरतों को लेकर आज एक ऐसे तरीके से खड़ी है जहां पर भारत की बार्गेनिंग पावर दुनिया के दूसरे देशों के साथ तभी बन सकती है जब दुनिया के दूसरे देश जो एक दूसरे के दुश्मन हो चले हैं या फिर विरोध कर रहे हैं उसमें से किसी एक को भारत चुन ले और दूसरे के साथ समझौता कर ले। क्या यह स्थिति है? तो फिर ऐसे मुश्किल हालात में भारत के साथ कौन खड़ा होगा? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा भी गया भारत के साथ कौन खड़ा था और दुनिया के अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के भीतर प्रतिक्रिया क्या थी। भारत एक पहलगाम शब्द को आतंकवाद की घटना से जोड़ने की दृष्टि से लगातार मशक्कत करता रहा और सिर्फ एक लाइन, चाहे वो ब्रिक्स की बैठक हो, एससीओ की बैठक हो, G7 की बैठक हो, G20 की बैठक हो, सिर्फ इस लाइन को जुड़ाने की पूरी मशक्कत करता रहा। लेकिन पहलगाम की घटना में आतंकवादी जो हमला हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने जो भूमिका अपनाई, क्या उस पर खामोशी बरती जा सकती है? आर्मी चीफ ने आज भी कहा सिंदूर अभी भी जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है। लेकिन असल परिस्थिति में आइए, क्या वाकई इस दौर में चीन के साथ या चीन पर निर्भरता भारत की कैसे बढ़ गई है और कैसे कैसे समझौतों की दिशा में भारत जा चुका है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोकलाम के बाद 5 बरस के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत हर दरवाजा खोलने को तैयार है। इस फहरिस्त में हो सकता है आपके जहन में 2 सवाल जरूर हो कि अच्छा कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुल गई, अच्छा डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई, अच्छा वीजा मिलने लगा, आर्थिक समझौते होने लगे। इतना ही नहीं, जो ट्रांस बॉर्डर रिवर डाटा है वह भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जर्नलिस्टों की आवाजाही हो जाएगी, थिंक टैंक रिसर्चर एक दूसरे देश में आ सकते हैं। बात यहीं रुकती नहीं है। चीनी ऐप फिर से शुरू हो जाए, भारत की सरकारी कंपनियों में चीनी कंपनियां बिडिंग कर सकती है, उस दिशा में बात बढ़ जाए। जो भी चीन से सामान आता है उसमें सप्लाई चेन आसान कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो दोनों देशों के बीच है, वहां पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स लगातार इस तरीके से रहें जिससे वहां पर कभी तनाव पैदा ना हो। ब्रिक्स और एससीओ की मजबूती हो जिसमें हर वो मुद्दा शामिल किया जाए चीन के साथ जिसमें क्लाइमेट चेंज भी हो और फूड सिक्योरिटी भी हो। तो सहयोग बढ़ेंगे तो दूरी कम होगी, यही मैसेज था। लेकिन अगर यह मैसेज था तो फिर चीन कश्मीर की जमीन पर कब्जे का दावा कैसे करने लगा और उस दावे के साथ कहने लगा हम वहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिकी ट्रेड को काउंटर करने के लिए क्या भारत और चीन नजदीक आए या भारत ने चीन को सुना? बात इससे होती नहीं है। मुश्किल या आसान, चीन के साथ कैसे संबंध बन रहे हैं। चीन का कोई भी वर्कर भारत आ सकता है बिजनेस वीजा के नाम पर। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे और बाकायदा नीति आयोग का सुझाव रहा। उसने अपने तौर पर कहा कि चीन के साथ संबंध आर्थिक तौर पर प्रगाढ़ करने की जरूरत है जो कम से कम अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और इसके लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड पोर्टल का जिक्र किया गया जो कि फास्ट ट्रैक वीजा को डेवलप करेगा जिससे भारत के भीतर कोई प्रोडक्शन अगर हो रहा है और उस प्रोडक्शन के साथ अगर चीन के लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और इसके साथ एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई गई है। इतना ही नहीं, बात तो उसके आगे की है। इस प्रक्रिया में हमारी टीम ने जब परखना शुरू किया तो पाया कि प्रोडक्शन यूनिट अगर भारत के भीतर कोई ऑपरेट या उस ऑपरेशन के साथ चीन जुड़ा हुआ है तो उनके लिए एक फास्ट वीजा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। बाकायदा डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भारतीय कंपनियां अपने तौर पर स्पॉन्सरशिप लेटर ला सकती है, यानी उनकी स्पॉन्सरशिप के आधार पर और फॉरेन जो भी इन्वेस्टमेंट भारत के भीतर होंगे उस इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलने चाहिए और प्रोफेशनल्स चीन से अगर आना चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिए। इसके लिए एक ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा का जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, चीन की कोई मशीनरी अगर भारत में लाई जा रही है और उसमें कोई मुश्किल आ जाए और प्लांट का काम रुकना नहीं चाहिए तो इसके लिए उस मशीनरी को बहुत तेजी से लाना पड़ेगा और इसमें भी दो क्षेत्र को खास तौर से चुना गया, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। यह वही चीन है जो डोकलाम में था, वही चीन है जो अरुणाचल पर दावा करता है, वही चीन है जो लद्दाख की जमीन और अब कश्मीर का जिक्र कर रहा है, वही चीन है। वही चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंध कितने प्रगाढ़ हो चले हैं इसकी कल्पना सिर्फ आप इससे कर लीजिए कि पिछले बरस भारत ने जो चीन से माल खरीदा और भारत ने जो चीन को माल एक्सपोर्ट किया, इसका व्यापार घाटा सबसे बड़ा है। 17.5 बिलियन डॉलर का सामान भारत ने चीन को दिया, यानी भारत ने एक्सपोर्ट किया। 17.5 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 1,57,850 करोड़, 1,57,850 करोड़। लेकिन जो चीन से माल भारत आया, यानी भारत ने जो इंपोर्ट किया है चीन से माल, वो है 123.5 बिलियन डॉलर। यानी एक तरफ 1,57,850 करोड़ आए और दूसरी तरफ जो चीन से हम माल ले रहे हैं वो 11,13,976 करोड़ है। यानी सबसे बड़ा गैप है तकरीबन 9.5 लाख करोड़ का। और ध्यान देने वाली बात तो यह है कि हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो उसने बतलाया कि दरअसल ऐसा मत समझिएगा कि भारत इस दौर में सिर्फ पिछले बरस भारत का एक्सपोर्ट 2021 में 23 बिलियन था, अगले बरस घटकर 15.2 बिलियन हुआ, उसके बाद 14.5 बिलियन हुआ, उसके बाद 15.1 बिलियन हुआ और पिछले बरस 17.5 बिलियन हुआ। यानी भारत का एक्सपोर्ट चीन को लेकर कम है 2021 की तुलना में। और 2021 में जो चीन से माल आता था वह माल 87.7 बिलियन था, जो इस वक्त बढ़कर 123.5 बिलियन हो गया है।
यानी हर दृष्टि से चीन की दिशा में। तब यहां पर सवाल एक बार फिर लौट कर आता है, यह बीजेपी और आरएसएस के चीन से रिश्ते क्या हैं? और यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि 2009 में बीजेपी और आरएसएस का डेलीगेशन बीजिंग गया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस ने कोई बहुत सवाल खड़े नहीं किए थे सिवाय इसके कि बताना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस का डेलीगेशन बीजिंग क्यों गया था 2009 में। 2011 में जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब बीजेपी के पार्टी डेलीगेशन चीन गया था। संबंधों के आश्रय वैचारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दोनों वैचारिक तौर पर एक दूसरे को सही नहीं मानते हैं, लेकिन रास्ता जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2014 में संघ के नेता प्रदीप जोशी थे। उन्होंने एक जिक्र किया था कि चीनी इतिहास और नैतिकता की पाठ्यपुस्तक में जो संशोधन करने के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सुझाव है वो सही है। हालांकि उस वक्त सीपीसी ने कहा था उसका उद्देश्य चीन की महानता को बहाल करना है, कम से कम पाठ्यपुस्तक में रहना चाहिए, तो संघ के नेता प्रदीप जोशी ने समर्थन किया। और 2019 में मुलाकात एक बार और हुई थी, लेकिन इस बार तो खुले तौर पर तब मुलाकात हुई जिस वक्त पहली बार पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई जमीन जो चीन के पास है, उस जमीन पर चीन खुलेआम अपना दावा ठोक रहा है। भारत तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी कब्जा करने को तैयार बैठा है। 2014 में यह बात कही गई थी, लेकिन यह नई परिस्थिति के बीच चीन के साथ संबंध किसके प्रगाढ़ हैं और चीन की विस्तारवादी नीति भारत के भीतर घुसने को बेचैन क्यों है, ये दो सवालों के आश्रय क्या भारत की मौजूदा विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बिखर गई है, टूट गई है, डर गई है, या फिर एक नए रास्ते की तलाश कर रही है जहां पर सामने अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।